हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का आपके इस प्यारे से चैनल पर वेलकम है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फोर्थ पार्ट। तो पिछले 3 पार्ट में हमने डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, किंगडम मोनेरा के बारे में और किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखी तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम फंगाई के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं किंगडम फंगाई के बारे में पढ़ना। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एनसीईआरटी किंगडम फंगाई के बारे में क्या बोल रहा है। तो फंगाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म। तो फंगाई के अंदर जो होता है हेटेरोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखिए, हेटेरोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पहले हम इसे समझते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। ठीक है। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है, दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटाट। तो यहाँ पर एनसीईआरटी इस चीज़ को मेंशन कर रहा है कि उनके मार्फोलॉजी में और हैबिटाट में जो किंगडम फंगाई के मेंबर्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, डाइवर्सिटी होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो पहले हम समझते हैं कि मार्फोलॉजी क्या होता है और हैबिटाट क्या होता है, देन हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अभी देखिए, जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रहता है, जो उसका प्लेस है, जहाँ पे उसका घर है, उसे हम बोलते हैं हैबिटाट। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम हैबिटाट बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ ये आता है कि मार्फोलॉजी क्या है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस तरह दिखता है, जो उसका अपीयरेंस होता है ना, जो उसका क्या होता है, अपीयरेंस होता है, जो उसका एक्सटर्नली चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, बाहरी रूप से जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, उसे बोलते हैं मार्फोलॉजी। अब देखो, जगह यहाँ पर कम है इसलिए थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। ठीक है। जिस जगह पे वो रहता है उसे बोलते हैं हैबिटाट, और जो उसका अपीयरेंस होता है ना, उसे बोलते हैं मार्फोलॉजी। नेक्स्ट एनसीईआरटी बोल रहा है, व्हेन योर ब्रेड डेवलप ए माउल्ड और योर ऑरेंज रॉट इट्स बिकॉज ऑफ फंगाई। जैसा कि आपने देखा होगा घरों में कि जो हम ब्रेड लाते हैं, जो को हम चाय के साथ खाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, कभी कभी बहुत ही अजीब सा एक फंगाई तरह लग जाता है, यानी कि वो फिर अच्छा नहीं रहता, हमारे खाने के लिए अच्छा नहीं होता, वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो वो किसकी वजह से ख़राब होता है, वो फंगाई की वजह से ही ख़राब होता है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रहा है, जो आपका ब्रेड होता है ना, उसके ऊपर जो माउल्ड लग जाता है वो आपका फंगाई की वजह से लगता है, और जो ऑरेंज रॉट होता है वो भी आपका फंगाई की वजह से ही होता है। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी ये बोल रहा है, द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल आर ऑल्सो फंगाई। देखिए, ये बात समझने वाली है। जो मशरूम हम लोग खाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रोटीन लेवल होता है, वो भी क्या होता है, वो आपका एक फंगाई ही होता है। तो इस चीज़ को हम हाईलाइट कर लेते हैं कि जो मशरूम होता है आपका, ठीक है, और जो टोडस्टूल होता है, ये भी आपके क्या होते हैं, फंगाई ही होते हैं। ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर ले रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। अब देखिए, हमने पिछली वीडियोस में इन चीज़ के बारे में बताया था कि पैरासाइट क्या होता है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर ही बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं उन्हें भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसा कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, तो उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर कोई दूसरा एक ऑर्गेनिज्म रहता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं ये ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके ऊपर पैरासिटिक बिहेवियर दिखा रहा है। अब जो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो किसी होस्ट के ऊपर भी लग सकते हैं और वो उसके अंदर भी लग सकते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि वो उसके इन भी रह सकते हैं और उसके सरफेस पर भी रह सकते हैं, और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। किन से लेते रहते हैं, जो आपके होस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे, आपके पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि ये जो आपके पैरासाइटिक फंगस होते हैं ना, उन्हीं के बारे में यहाँ पर मेंशन किया है कि जो आपके वाइट स्पॉट नज़र आते हैं हमको मस्टर्ड के प्लांट के ऊपर, वो आपका एक पैरासाइटिक फंगस होता है। नेक्स्ट बोल रहा है एनसीईआरटी, सम यूनिसेलर फंगस। आपको कुछ यूनिसेलर फंगस के बारे में बता रहा है, उसका नाम है यीस्ट। क्या है, यीस्ट है। आर यूज्ड टू मेक ब्रेड्स एंड बियर। देखिए, इसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा 12th में, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो आपका ईस्ट होता है ना, वो आपके बियर बनाने में काम आता है, प्लस ब्रेड बनाने में काम आता है। एक चैप्टर है हमारा 12th में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो वहाँ पर इन चीज़ों को हम और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल इस चीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो ईस्ट होता है वो आपका ब्रेड और बियर बनाने में काम आता है, और जो कि ये क्या होता है, जो कि एक यूनिसेलर फंगस होता है। ठीक है।
जो कि एक क्या होता है, यूनिसेलर फंगस होता है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया हुआ है। अदर फंगस काज डिसीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो आपके फंगस होते हैं, जो आपके फंगाई के मेंबर्स होते हैं, वो डिसीज़ भी काज करते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। वीट रस्ट काजिंग पक्सीनिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, यानी जो आपका एक पक्सीनिया होता है, जो कि एक फंगस का एक मेंबर है, वो वीट में एक रस्ट की डिसीज़ काज करता है। जैसे जो गेहूं के पेड़ होते हैं ना, उनमें एक रस्ट वाली डिसीज़ काज करता है, जो आपका ये पक्सीनिया होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एनसीईआरटी बोल रहा है सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी आपके जो फंगस के मेंबर्स होते हैं, ये आपके कुछ एंटीबायोटिक्स के भी सोर्स होते हैं। उसमें एनसीईआरटी ने पेनिसिलियम का जिक्र किया हुआ है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस चीज़ को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ आपके सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक्स से, जो कि आपका होता है पेनिसिलियम। नेक्स्ट आता है फंगस आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर एंड सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो आपके फंगस होते हैं ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, और ये एयर में भी मिलते हैं, वाटर में भी मिलते हैं, एनिमल्स में भी मिलते हैं, और प्लांट के ऊपर भी मिलते हैं। यानी जो आपके फंगस होते हैं हर जगह मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, यानी ये बात थोड़ी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपके फंगस होते हैं ये आपके वार्म, यानी जो आपके गर्म जगह होती हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं, जो आपकी नमी वाली जगह होती है वहाँ पर भी ये ग्रो करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट एनसीईआरटी बोल रहा है हैव यू इवर वंडर्ड वाई वी केप्ट फूड इन रेफ्रिजरेटर, यानी जो हम लोग खाने को फ्रिज में रखते हैं तो उसका रीज़न क्या है, वही पूछ रहा है एनसीईआरटी में। आप इससे कभी सरप्राइज हुए हो? तो एनसीईआरटी नेक्स्ट बोल रहा है यस इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, यानी जो आपका खाना होगा उसके ऊपर जब बैक्टीरियाज और जो आपके फंगल होते हैं, जो आपके फंगस होते हैं, ये इन्फेक्शन कर देते हैं, उसे ख़राब कर देते हैं, तो उससे हम बचाने के लिए जो हमारा खाना होता है उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत ही बेसिक सी बातें किया, एक बार इस चीज़ को हम थोड़ा सा रिकैप भी कर लेते हैं। तो जो आपके फंगस होते हैं आपके हेटेरोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लस इसमें आपका एक यूनिसेलर फंगस के बारे में बताया है जो कि आपका यीस्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपके जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि आपको फंगस के मेंबर से मिलते हैं वो आपके पेनिसिलियम होते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे आपके एग्जांपल दिए, जैसे कि मशरूम हो गया, टोडस्टूल हो गया, ये सब आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कॉमन से। तो इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी में क्या बताया हुआ है। विथ द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलर फंगस आर फिलामेंटस। देखिए ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ पर एनसीईआरटी इस चीज़ को क्लियरली मेंशन कर रहा है कि यीस्ट जो होता है वही सिर्फ यूनिसेलर होता है, और बाकी जितने भी आपके होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, आपके सारे मल्टी सेलर होते हैं। यीस्ट ही सिर्फ आपका यूनिसेलर होता है। और इस बात को हमने अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जो आपके फंगस के मेंबर्स होते हैं ना वो आपके कैसे होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। ठीक है, इसको हमने स्टार्टिंग में बात किया था, जब इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था तब हमने इसको एक टेबल के माध्यम से समझा था कि ये जो आपके होते हैं फंगस के मेंबर्स वो आपके कैसे होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। और यहाँ पर आपका एक्सेप्शन दिया है ईस्ट का कि जो कि आपका क्या होता है, यूनिसेलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी बोल रहा है फंगाई आर फिलामेंटस, यानी आपका जो ईस्ट होता है इसके अलावा जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी आपके मल्टी सेलर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके सारे फिलामेंटस होते हैं। इस चीज़ को हम हाईलाइट कर लेते हैं, कैसे होते हैं, आपके फिलामेंटस होते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है दियर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। देखिए बहुत ज़रूरी बात एनसीईआरटी ने यहाँ मेंशन किया है कि जो आपके फंगस के जो मेंबर्स होते हैं इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर बहुत सारे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें बोलते हैं हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज़ नोन एज माइसीलियम, यानी नेटवर्क जो बनता है ना हाइफी से, बहुत सारे जब हाइफी आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका एक नेटवर्क बनता है, उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। सम हाइफी आर कॉन्टीन्यूअस ट्यूब्स, कैसे होते हैं, वो आपके कॉन्टीन्यूअस ट्यूब्स होते हैं फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफी। इन चीज़ों को पहले हम फिगर से समझ लेते हैं, फिर इसको हम चीज़ों को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगी। देखिए जैसे ये आपका क्या है, ये आपका एक फंगी का हाइफी है। तो जब बहुत सारे ऐसे हाइफी हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। अगर हम एक की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका होगा हाइफी होगा। ठीक है, ये कलर आपको शायद कम दिख रहा होगा, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर ये आपका एक सिंगल है तो इसे हम बोलते हैं हाइफी, लेकिन जब आपका ये पूरा नेटवर्क बन जाता है तो इसे हम बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, आप इसको समझ सकते हो। अगर आपका एक है तो उसे हम बोलते हैं हाइफी, और अगर आपके बहुत सारे हो जाएंगे तो इसे हम माइसीलियम बोलते हैं। वही चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि जो आपके
फंगाई होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, उसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है ना उसके ऊपर बहुत सारे थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हम हाइफी बोलते हैं। ये चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली। और जो नेटवर्क बनता है उसे बोलते हैं माइसीलियम, उसको भी हमने यहाँ पर बनाकर देख लिया। हाइफी और माइसीलियम में क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड साइनोसिटिक। ठीक है, हाइफी, इस चीज़ को भाई हम समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक माइसीलियम है। ठीक है, हमारे पास एक क्या है, माइसीलियम है। अब इस माइसीलियम के अंदर क्या है, बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियस हैं। एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है। और ये क्या है, ये हमारा है साइटोप्लाज्म। ये हमारा क्या है, ये हमारा है साइटोप्लाज्म। तो अगर इनमें बहुत सारा न्यूक्लियस है और इनका साइटोप्लाज्म ऐसे क्या है, पूरा यूनिफॉर्मली है, तो उसको हम बोलते हैं ये आपका होगा सीनोसिटिक माइसीलियम। क्या होगा, ये आपका होगा सीनोसिटिक। ठीक है, लेकिन अगर इनके बीच में ऐसे वाल पड़ जाएगी तो इसको बोलते हैं ये आपका हो गया ए सीनोसाइट। क्या हो गया, ये आपका हो गया ए सीनोसाइट। तो देखते हैं एनसीईआरटी इसके बारे में बता रहा है। तो वही चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो आपके कुछ हाइफी होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, जो आपके हाइफी होते हैं वो कंटिन्यूस ट्यूब जब होती है उनकी, और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से फिल होते हैं। वो कैसे होते हैं, आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से फिल होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं सीनोसाइटिक हाइफी। अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वाल्स इन दियर हाइफी, उन्हें बोलते हैं एसेप्टेट। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर समझ लिए। ठीक है, इसका हम एक अलग से थोड़ा फिगर बना लेते हैं जिससे कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लें बिल्कुल ही क्लियरली। देखिए जैसे कि हमारे पास एक हाइफी है। ठीक है, हाइफी हमारे पास एक है और एक हमारे पास दूसरा हाइफी है। अब जैसे कि जो पहला वाला हाइफी है उसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। ठीक है, और सेकंड वाले में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। अंतर ये है कि जो हमारा पहला वाला है हाइफी, उसमें क्या है कि साइटोप्लाज्म ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऐसे फैला हुआ है और कोई भी वाल नहीं है। जबकि दूसरे वाले में देखिए साइटोप्लाज्म ऐसे फैला हुआ है बट इसमें ऐसे वाल पड़ी हुई हैं, ऐसे वाल्स पड़ी हुई हैं। तो इस वाले को हम बोलते हैं, जो आपका पहला है जिसमें कोई भी वाल नहीं है, इसको हम बोलते हैं आपका सीनोसाइटिक हाइफी। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सीनोसाइटिक हाइफी। जबकि जो आपका दूसरा वाला है इसको हम बोलते हैं ए सीनोसाइटिक हाइफी। अब देखिए यहाँ पर आपका क्योंकि सेप्टा पड़ चुका है, इसको बोलते हैं वाल्स। क्या बोलते हैं, क्रॉस वाल्स बोलते हैं। तो इसलिए जो आपका ए सीनोसाइटिक होता है इसको हम बोलते हैं सेप्टेट। क्या बोलते हैं, इसे हम सेप्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे ए सीनोसाइट हो या फिर आपका सेप्टेट हो, बात एक ही होती है। अब नेक्स्ट जैसे आपका जो सीनोसाइटिक था इसको हम ए सेप्टेट के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो हमारा सेप्टेट भी क्लियर हो गया और ए सेप्टेट भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या बताया हुआ है। नेक्स्ट एनसीईआरटी बोल रहा है द सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एनसीईआरटी बोल रहा है कि जो फंगाई की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इस चीज़ को हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। ये फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इन सब चीज़ों के बाद हमने इंट्रोडक्शन जो वीडियो हमने अपलोड किया था जहाँ पर हमने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में बताया था, वहाँ पर इस चीज़ को हमने बताया था कि जो फंगाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करिए, हर वीडियोज़ को एक के बाद एक आप देखते जाओगे तो आपको सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो चीज़ें मैंने पहले में बताई थी उसका यूज़ मैंने सेकंड वीडियो में किया था, फिर सेकंड जो बताई उसका यूज़ कहीं ना कहीं थर्ड में आया था, फिर फोर्थ में आया था। तो ऐसी चीज़ें जो आपकी होती हैं यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, द मोस्ट फंगाई आर हेट्रोट्रॉपिक्स। वही चीज़ बोल रहा है जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था। एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। यहाँ पर एनसीईआरटी ने फंगाई का न्यूट्रिशन के बारे में बोल रहा है कि कुछ जो आपके फंगाई होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपका डेड सबस्ट्रेट होता है, जो आपका डेड सबस्ट्रेट होता है उससे क्या करते हैं, उससे वो अपना ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सोल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल को डेड सबस्ट्रेट से, तो उन्हें बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। नेक्स्ट बोल रहा है दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक। देखो ये चीज़ मैंने कई बार बता दिया है लेकिन फिर से समझा दे रहा हूँ कि जैसे कोई प्लांट है, जैसे कोई एनिमल है, तो अगर उसके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है और उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है तो वो आपका जो बिहेवियर होता है उसे बोलते हैं पैरासिटिज्म।
ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, जो आपका होस्ट होता है ना उसको नुकसान पहुंचता है, और जो आपका प्रे होता है जो उससे फ़ायदे लेता है वो आपका होता है पैरासाइट, जो आपका प्रीडेटर होता है, ठीक है, जो आपका प्रे होता है। नेक्स्ट आता है दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायोटिक्स। देखो ये टर्म थोड़ा आपको समझना होगा, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है। आइए इस चीज़ को पहले हम समझ लेते हैं, तो फिर एनसीईआरटी को आगे रीड करते हैं। देखिए, जैसा कि एक ऑर्गेनिज्म ए है, ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म बी है, तो जो आपका ऑर्गेनिज्म ए है इससे ऑर्गेनिज्म बी को क्या मिले, फ़ायदा मिले, ठीक है, और बी वाले को भी ए से फ़ायदा मिले, यानी एक दूसरे से दोनों को ही क्या मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। तो इस टाइप के एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि आपका जो बी है उसको फ़ायदा मिल रहा है ए से, और जो आपका ए है उसको भी आपको फ़ायदा मिल रहा है बी से, यानी दोनों को ही फ़ायदा है, किसी को नुकसान नहीं है। तो ये जो एसोसिएशन होता है इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक, ठीक है, सिम्बायोटिक बोलते हैं इस प्रकार के एसोसिएशन को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायोटिक इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन एंड विद रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराइजा। यहाँ पर आपके सिम्बायोटिक के दो एसोसिएशन बताए हुए हैं। पहला आपका है लाइकेन और दूसरा आपका है माइकोराइजा। देखिए इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी कि जो आपका लाइकेन होता है इसके बारे में हम लोग, जो आपका चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा उस पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम वायरस वायरोइड के बारे में बात करेंगे। और जो आपका माइकोराइजा है इसको हम प्लांट किंगडम के अंदर बात करेंगे, जहाँ पर इसके बारे में बताया हुआ है कि इसका एसोसिएशन कैसे होता है और किसके साथ होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी होगी कि जो आपका ये फंगाई होता है इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी के साथ, तो क्या फॉर्म करता है, लाइकेन फॉर्म करता है। उसके अलावा ये प्लांट के साथ क्या फॉर्म करता है, माइकोराइजा फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हमने न्यूट्रिशन की सारी बातें कर ली, इस चीज़ को हम हाईलाइट भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपको बताया हुआ था कि ये जो होते हैं सैप्रोफाइटिक होते हैं, उसके अलावा ये पैरासाइटिक होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं। क्या होते हैं ये लोग, सिम्बायोटिक भी होते हैं। और सिम्बायोटिक में हमने दो एग्जांपल भी यहाँ पर करे। पहला एग्जांपल जो था उसमें हमने लाइकेन के बारे में देखा कि लाइकेन बनाते हैं जब एल्गी के साथ एसोसिएशन होता है, उसके अलावा ये लोग प्लांट के साथ माइकोराइजा भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं क्या एनसीईआरटी ने बताया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट था फंगस का वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है फंगाई के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, जिसमें आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, फिजन होता है और बडिंग होता है। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसमें स्पोर से होता है। तो यहाँ पर आपका फंगाई का जो रिप्रोडक्शन है उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, पहला वेजिटेटिव, दूसरा हमारा एसेक्सुअल हो गया। वेजिटेटिव के अंदर तीन होते हैं जिसमें आपका फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग होता है, ठीक है, जो कि आपका किसके अंदर होता है, जो कि आपका वेजिटेटिव के अंदर होता है। और एसेक्सुअल के अंदर कैसे होता है, स्पोर से होता है। अब देखते हैं वो कौन कौन से स्पोर होते हैं। स्पोर के बारे में बताया हुआ कि जो स्पोर्स होते हैं उन्हें हम कोनिडिया बोलते हैं, या फिर स्पोर एंजियोस्पोर बोलते हैं, या फिर जू स्पोर्स बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम हाईलाइट कर लेते हैं कि स्पोर कौन से होते हैं, जिसमें कि एसेक्सुअल होता है, यहाँ पे कोनिडिया होता है, स्पोर एंजियोस्पोर होता है और जू स्पोर होता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी बता रहा है कि एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड वैसिडोस्पोर, यानी कि फंगस के अंदर आपका जो तीसरे प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें जो आपके स्पोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके ऊस्पोर होते हैं, एस्कोस्पोर होते हैं और बैसिडोस्पोर होते हैं। तो यहाँ पर हमने फंगाई के अंदर तीन प्रकार का रिप्रोडक्शन पढ़ा। पहला हमारा होता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हमारा होता है एसेक्सुअल और तीसरा हमारा होता है सेक्सुअल। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर हमने तीन प्रकार के पढ़े, फिजन पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा और बडिंग पढ़ा। एसेक्सुअल के अंदर आपको जो स्पोर होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके होते हैं कोनिडिया, स्पोर एंजियोस्पोर और जू स्पोर। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स होते हैं आपको ऊ स्पोर होते हैं, एस्कोस्पोर होते हैं और बैसिडोस्पोर होते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी बोल रहा है द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज़, यानी जो आपके स्पोर होते हैं वो एक स्पेशल प्रकार का स्ट्रक्चर होता है उसमें ये प्रोड्यूस होते हैं, और उस स्पेशल प्रकार का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़। क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़। ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आगे चल के आपका ये जो फंगस होता है इनका क्लासिफिकेशन होता है, कितने प्रकार के होते हैं उनमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसी होती है।
नेक्स्ट आता है द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, यानी जो आपका सेक्सुअल साइकिल होता है फंगस के अंदर उनमें कौन कौन से स्टेप होते हैं उनके बारे में आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने पहले ही मेंशन कर दिया कि 3 स्टेप होते हैं। पहला बता रहा है फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, यानी जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है। देखिए प्रोटोप्लाज्म पहले क्या होता है इसे समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है, हमारे पास एक न्यूक्लियस है। और जो आपका ये न्यूक्लियस होगा ना, जो आपका ये न्यूक्लियस होगा उसके अंदर इसका अपने क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। क्या होता है इसका अपने एक फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स होता है बोल सकते हो। और जो आपका ये साइटोप्लाज्म होता है इसका भी अपना एक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड होता है। तो जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो हम किसे बोलते हैं, जो आपका ये सेल के अंदर होता है। और जो आपका ये न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है इसे बोलते हैं क्या, तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस चीज़ को हम पहले लिख लेते हैं, नहीं कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपका ये सेल है, जो आपका ये सेल है इसके अंदर जो आपको फ्लूइड दिख रहा है जो आपका न्यूक्लियस के बाहर होता है इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका ये न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे, साइट जो आपका सेल के अंदर है तो उसे हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको बात ये सीखनी है कि जो आपका साइटोप्लाज्म होगा और साइटोप्लाज्म के साथ साथ जो आपका ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को ही मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्रोटोप्लाज्म किसे बोलते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को ऐड करके ही बोलते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी यही चीज़ बोल रहा है कि जो फ्यूज़न होता है प्रोटोप्लाज्म का 2 मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। अब देखिए मोटाइल क्या होता है, नॉन मोटाइल गैमेट क्या होता है, पहले हम इसे भी समझ लेते हैं तो हमें और क्लियरली एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी। देखिए जैसे आपके पास क्या है, एक गैमेट है, तो गैमेट अगर मूव कर सकता है, गैमेट अगर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, तो हम बोलते हैं कि ये जो आपका गैमेट है ये क्या है, ये आपका मोटाइल है। क्या है, मोटाइल है। लेकिन अगर आपका एक गैमेट जो है अगर ये मूव नहीं कर पा रहा है, अगर ये मूव नहीं कर पा रहा है तो क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मूव नहीं कर पा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा नॉन, ठीक है। अगर ये आपका मूव नहीं कर पा रहा है तो इसे हम क्लियरली बोल देंगे कि ये आपका कैसा है, ये आपका है नॉन मोटाइल, ठीक है। तो सिंपल हमने सीख लिया कि अगर मूव कर पा रहा है गैमेट आपको तो उसे हम बोलेंगे मोटाइल, और नहीं मूव कर पा रहा है तो उसे हम बोलते हैं नॉन मोटाइल। तो वही चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ पर बोल दिया कि जो फ्यूज़न होता है प्रोटोप्लाज्म का, 2 मोटाइल गैमेट हो या फिर नॉन मोटाइल गैमेट हो तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। नेक्स्ट आता है फ्यूज़न ऑफ 2 न्यूक्लियस कॉल्ड कैरियोगैमी। देखो हमने अभी सीखा था कि जो आपका सेल होता है तो सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो जब 2 सेल के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैरियोगैमी। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैरियोगैमी, ठीक है। कुछ सेल वगैरह के बारे में हम लोग, जो आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है 3rd यूनिट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या ही है, जो चैप्टर उसी में हम सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप थोड़ा थोड़ा समझते जाओगे तो आपको थोड़ा आगे चल के आसानी होगी, हमें थोड़ा याद रह जाएगा कि हमने उस चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा सा समझा था, ऐसा ऐसा होता है, तो वहाँ पर हमें सीखने में और भी अच्छा लगेगा, तो और भी हमारे कंसेप्ट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका बोल रहा है 2 स्टेप तो हो गया, पहला हो गया प्लाज्मोगैमी, दूसरा हो गया कैरियोगैमी, थर्ड होता है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लोइड स्पोर। तो कोई ये चीज़ थोड़ा ही कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, लेकिन क्या होता है ना, जब आपके 2 न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं, इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं पहले। देखिए क्या होता है कि जब आपके 2 हैप्लोइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करते हैं तो आपका एक 2n न्यूक्लियस बनता है, आपका क्या बनता है, 2n का एक सेल बनता है। उस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, उस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपका फंगस का सेक्सुअल स्टेज चलता है, तो यहाँ पर जो इसका 3rd स्टेप होता है वो आपका इस जाइगोट के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। देखो ये मियोसिस और माइटोसिस जैसे वर्ड से डरना नहीं है हमें,
ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। हमारे चैप्टर भी हैं, जो हमारा 10th चैप्टर है वहाँ पर हम पढ़ेंगे मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा समझते रहिए कि मियोसिस का मतलब होता है कि चीज़ें घट रही हैं। क्या हो रही हैं? चीज़ें घट रही हैं, हाफ हो रही हैं। तो इसको आप रिडक्शन से भी समझ सकते हो कि मियोसिस मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो आपको इन सब वर्ड से घबराना नहीं है। क्या होता है? आपका मियोसिस होता है और आपके क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। और स्पोर कैसे होते हैं? आपके हैप्लॉइड होते हैं। कैसे स्पोर होते हैं? आपके हैप्लॉइड स्पोर होते हैं। देखो, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग प्लांट किंगडम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। बट आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है हैप्लॉइड, क्या लिखा हुआ है? हैप्लॉइड लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना कि वो कैसा है। उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे। क्या होंगे? n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे। और अगर कहीं पर डिप्लॉइड लिखा हुआ है, अगर कहीं पर डिप्लॉइड लिखा हुआ है तो उसका मतलब हुआ कि वहाँ पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे। यानी हैप्लॉइड में जो होगा वो n होगा, तो डिप्लॉइड में क्या होगा? 2n होगा। यानी हैप्लॉइड में जो होगा डिप्लॉइड के कंपेयर में हाफ होता है। समझ रहे हो? इस चीज़ को थोड़ा समझ के रखो, तो आपका जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि क्रोमोसोम नंबर किस में आधे होते हैं, किस में दुगने होते हैं, तो ये चीज़ हमें पे क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। अभी इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दिया। नेक्स्ट NCERT बोल रहा है, व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज़। वही चीज़ यहाँ बता रहा है, जैसा कि हमने आपको समझाया कि जब आपका n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले क्या होते हैं, फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है आपका क्या होता है? आपका ज़ाइगोट बनता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर बता रहा है कि हैप्लॉइड सेल्स वाले जो हाइफी होते हैं वो क्या करते हैं? मेट करते हैं। ठीक है, इन सम फंगस फ्यूज़न ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। अब जाहिर सी बात है यार, हैप्लॉइड है तो डिप्लॉइड कंटेंट ही तो बनता है। ठीक है, हाउ इवर इन अदर फंगस एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडोमाइसिटीज एंड इंटरविंग डाइकोरियोटिक स्टेज। ठीक है, अकर, यानी यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे दो आपके क्या है, दो आपके हैप्लॉइड हाइफी होते हैं, तो हैप्लॉइड हाइफी जब फ्यूज़ करते हैं तो आपका 2n बनना चाहिए। अब कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिनमें आपका 2n जो आपके सेल होती है वो कैसे, वो तुरंत ही बन जाती है, इमीडिएटली बन जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ फंगस ऐसे होते हैं जैसा कि आपका हो गया एस्कोमाइसिटीज़ और कौन से, और आपके बैसिडियोमाइसिटीज़, तो उनके अंदर क्या होता है? एक इंटरवेनिंग स्टेज चलती है। कैसी चलती है? एक इंटरवेनिंग स्टेज चलती है, जिसको हम डाइकोरियोटिक स्टेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसको हम डाइकोरियोटिक स्टेज के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है आपका तुरंत ही 2n सेल नहीं बनती है। उसमें आप एक कंडीशन आ जाती है जिसे हम बोलते हैं डाइकोरियन। देखो, डाइकोरियन स्टेज, डाइकोरियन और डाइकोरियन फेज, ये सारा कुछ एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस नाम अलग अलग है। अगर उस फेज़ का नाम है तो डाइकोरियन फेज़ हो जाता है, स्टेज का नाम बोले तो डाइकोरियोटिक स्टेज हो जाता है, और कंडीशन को बोलते हैं तो डाइकोरियन आपका कंडीशन का नाम हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज़ बोल रहा है कि आपका एक स्टेज आ जाता है जिसको हम बोलते हैं डाइकोरियोटिक स्टेज। एस्कोमाइसिटीज़ और बैसिडोमाइसिटीज़ के अंदर उसमें तुरंत ही 2n जो आपका डिप्लॉइड सेल होता है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है, लेटर द पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। यानी कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो आपके पैरेंटल न्यूक्लियाई होते हैं, जो आपके हाइफी वाले न्यूक्लियाई होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? फ्यूज़ करते हैं और वो आपका डिप्लॉइड सेल बन जाता है। द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़, इसके बारे में हमने बात किया था कि जो आपके स्पोर होते हैं वो आपके फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर ही बनते हैं। द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़ इन विच रिडक्शनल डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। इस चीज़ को हमने अभी समझा था कि जो आपका जाइगोट होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है, और वहीं पर आपको बताया था कि इसको रिडक्शन बोलते हैं। और वही चीज़ NCERT ने यहाँ बोल भी रहा है कि रिडक्शनल डिवीजन होता है जिससे कि आपका हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट NCERT बोल रहा है, द मार्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज़ फॉर्म द बेसिस फॉर डिवीज़न ऑफ किंगडम फंगाई इनटू वेरियस क्लासेस। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, जो आपका फ्रूटिंग बॉडी होता है इसके बेसिस पर भी जो आपका ये फंगाई होता है ना, इसका डिफरेंट क्लास में डिवीज़न होता है। उसके अलावा भी आपका यहाँ पर दो चीज़ और बताया हुआ है कि आपका जो माइसीलियम है, जो आपका माइसीलियम है, इसका मार्फोलॉजी कैसा है,
ठीक है। उसके अलावा कैसा आपका स्पोर है, ठीक है, आपका स्पोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, और आपका जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं, इन चीज़ों के बेसिस पर ही आपका डिवीज़न होता है, ठीक है। अब माइसीलियम का मार्फोलॉजी से हमें घबराना नहीं है कि क्या ही है, कि मार्फोलॉजी क्या होता है। सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि आपका जो माइसीलियम होता है उसके अंदर जो आपके हाइफी होते हैं वो सेप्टेट हैं कि ए सेप्टेट हैं। इट मीन्स वो आपके सिनोसाइटिक हैं या फिर ए सिनोसाइटिक हैं, वही दो ही प्रकार होते हैं आपके माइसीलियम के मार्फोलॉजी में, ठीक है। उसके अलावा जो आपका स्पोर का मोड क्या है, स्पोर फॉर्मेशन का मोड क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे, और फ्रूटिंग बॉडीज़ तो आपके बता ही दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर आपका जो पहला क्लास होगा फंगाई के अंदर वो कौन सा है, वो आपका फाइकोमासिडीज़ है। तो फाइकोमासिडीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, मेंबर्स ऑफ फाइकोमासिडीज़ आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटाट, यानी जो आपके मेंबर्स होते हैं फाइकोमासिडीज़ वाले, वो आपके कहाँ मिलते हैं, वो आपके पानी में मिलते हैं, एक्वाटिक हैबिटाट में मिलते हैं, एंड ऑन डिकेइंग वुड्स इन मोइस्ट एंड डैम प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। देखिए यहाँ पर बहुत ही भारी भरकम इन्होंने लाइन लिख दी है, बट इसका आसान सा मतलब है कि जो आपके फाइकोमासिडीज़ के मेंबर्स होते हैं, जो आपकी ये सड़ी गली लकड़ियाँ होती हैं जो कि आपके नमीदार एरियाज़ में रखी होती हैं, जैसे कि आपका कहीं बारिश लगातार हो रहा है या फिर वहाँ पर बहुत लंबे समय तक सीडन होती है, तो उसे हम बोलते हैं मोइस्ट, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपके लकड़ियाँ होती हैं वो सड़ जाती हैं, है ना। तो वहाँ पर आपको जो ये फाइकोमासिडीज़ फंगी जो आपका होता है, इसको जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पर मिलते हैं। उसके अलावा जो आपका डैम प्लेसेस होता है, जैसे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा दलदल होता है, वहाँ पर भी ये लोग मिलते हैं। उसके अलावा ये लोग पैरासाइट होते हैं, कुछ जो आपके प्लांट्स होते हैं उस पर ये लोग हमेशा ही लगे रहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट बोला है द माइसीलियम इज़ एसेप्टेड। तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने बोला है कि जो आपका ये माइसीलियम होता है वो आपका एसेप्टेट होता है। कैसा होता है, वो आपका एसेप्टेट होता है और सीनोसाइटिक होता है। देखो, अगर कहीं बोल रहा है कि आपका एसेप्टेट है तो इसका मतलब यही होता है कि वो कैसा है, वो आपका सीनोसाइटिक है, ठीक है। उसके अलावा क्या बोल रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाई जू स्पोर्स और बाई ए प्लानोस्पोर्स, जो कि आपका होता है नॉन मोटाइल। देखो, हमने अभी ये चीज़ बात किया था कि जो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगस के अंदर, उसमें आपको कुछ स्पोर्स होते हैं, और हमने 3 स्पोर के बारे में बात किया था। पहला हमारा कोनिडिया था, ठीक है, दूसरा हमारा स्पोर एंजियोस्पोर था, और तीसरा हमारा कौन सा था, जू स्पोर था। तो इनके अंदर जो आपके फाइकोमासिडीज़ वाले होते हैं, इनके अंदर जो आपका ए सेक्सुअल स्पोर होता है वो कौन सा होता है, वो आपका अगर मोटाइल है, अगर मोटाइल है तो आपका होगा जू स्पोर। कौन सा होगा, वो आपका जू स्पोर होगा। और अगर वो आपका कैसा नॉन मोटाइल है, ठीक है, तो उसमें आपका कौन सा होगा, ए प्लानोस्पोर होता है, और आपका ये कौन सा होता है, आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको बिल्कुल ही क्लियरली समझ में आ गई होगी। और जू स्पोर, जैसे मैंने बताया था कि जू स्पोर जो आपके होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके मोटाइल होते हैं, यानी मूव कर सकते हैं। और मोटाइल का मतलब भी मैंने आपको समझाया था। और नॉन मोटाइल का मतलब सिंपल सा है कि वो मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, दीज स्पोर्स आर इंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। देखो, स्पोरेंजियम क्या है, स्पोरेंजियम आपका एक होता है फ्रूटिंग बॉडीज़। क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ होता है, इसमें आपके स्पोर्स बनते हैं। और इंडोजिनसली का मतलब है कि स्पोर्स जो है आपको अंदर बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं, वो आपके अंदर बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ए जाइगोस्पोर इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। देखो क्या बोल रहा है, इस चीज़ को समझते हैं। देखो, जैसे आपके 2 स्पोर हो गए, तो जो जब आपके 2 स्पोर ये फ्यूज़ करते हैं तो आपको जो स्पोर बनता है ना, उसे हम बोल रहे हैं जाइगो स्पोर। क्या बन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको हम जाइगो स्पोर यहाँ पर बोल रहा है एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मार्फोलॉजी। तो उसे हम बोलते हैं आइसोगैमस। डिसिमिलर होते हैं तो उसे बोलते हैं अनआइसोगैमस या फिर ऊगैमस। देखो, ये सारी चीज़ें आपको शायद समझ में नहीं आ रही होंगी कि आइसोगैमस क्या है, अनआइसोगैमस क्या है, ऊगैमस क्या है। देखो, घबराना नहीं है, इन सारी चीज़ों को मैं भी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप पहले इसको सुन लीजिए, फिर उसके बाद इसको हम अच्छे से क्लियर करते हैं फिगर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चीज़ बोल रहा है कि जो आपके गैमेट होंगे वो आपके सिमिलर भी हो सकते हैं मार्फोलॉजी में, और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं कि क्या होता है आपका आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ऊगैमस। देखिए, जैसे आपके पास एक स्पोर है, ठीक है, आपके पास एक स्पोर है और आपके पास एक दूसरा स्पोर है। तो अगर ये दोनों स्पोर एक ही तरह बिल्कुल हैं, बिल्कुल एक ही तरह हैं देखने में भी, ठीक है, बिल्कुल एक ही तरह हैं, एकदम सिमिलर हैं, तो इस टाइप का जो स्पोर होता है ना, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल एक ही जैसा है, तो इसको हम बोलते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका है आइसोगैमस। क्या है, ये आपका होगा, अगर आपके दोनों जो आपके गैमेट्स हैं ना,
अगर आपके जो दोनों गैमेट्स अगर वो एक ही तरह होंगे बिल्कुल ही, तो उन्हें हम बोलते हैं, ये आपके हैं आइसोगैमस। ठीक है, क्या होते हैं? आइसोगैमस। देखो आइसो का मतलब ही होता है एक तरह, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं आइसोगैमस। गैमस मतलब होता है गैमेट्स, ठीक है, गैमस मतलब क्या होता है? गैमेट्स होता है, और आइसो मतलब होता है सेम। ठीक है, नेक्स्ट आता है, मान लो आपका एक स्पोर छोटा है, आपका एक जो गैमेट है वो छोटा है। देखो स्पोर और गैमेट में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। जो आपका ये फंगाई वगैरह होते हैं ना, इनके अंदर जो स्पोर होता है ना, यही आगे चल के गैमेट बनाता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना कि भैया आप कभी स्पोर बोल रहे हो कभी गैमेट बोल रहे हो, तो ये थोड़ा इंटरचेंजेबल बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा एक स्टेज का अंतर होता है, क्योंकि जो स्पोर होते हैं नहीं आगे चल के जर्मिनेट करते हैं और आपका गैमेट बनाते हैं। अब मान लो आपका एक जो गैमेट है काफ़ी छोटा है, और जो आपका एक गैमेट है वो काफ़ी बड़ा सा है। कैसा है? काफ़ी बड़ा सा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका जो स्पोर है ना वो एक जैसा उसका मार्फोलॉजी नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं क्या है? ये आपका डिसिमिलर है। कैसा है? ये आपका डिसिमिलर है, आपका सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आपका डिसिमिलर हो गया। ठीक है, अब देखो डिसिमिलर में आपका दो बताया हुआ है, एक आपका बताया हुआ कि आपका कैसा है? अनआइसोगैमस है, और एक आपको बताया हुआ कि आपका ऊगैमस है। तो क्या यहाँ पर थोड़ा आपका प्लांट किंगडम में जो आपका एल्गी हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर आपका जो स्पोर है ना दो ठो, अगर इनका सिर्फ क्या है, अगर आपका एक मोटाइल होता है यानी एक आपका मूव कर सकता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं आपका कैसा? ये आपका है एनाइसोगैमस। ठीक है, अगर आपका ये मूव नहीं कर पा रहा है तो इसे बोलते हैं ऊगैमस। सिंपल सा है, अगर मूव कर पा रहा है, मोटाइल है, अगर आप कैसा, अगर आपका ये मोटाइल है, इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, अगर आपका ये मोटाइल है तो इसे हम बोलते हैं अनआइसोगैमस में। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये मोटाइल है ही नहीं है, ठीक है, नॉन मोटाइल है, तो इसे हम बोलते हैं ऊगैमस। देखो ज़्यादा परेशान नहीं होना कि ये आइसोगैमस में, अनआइसोगैमस में, ऊगैमस में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा है, चिंता ना करो। अभी जो हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे इस चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वहाँ पर एनसीईआरटी ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आइसोगैमस क्या होता है, अनआइसोगैमस क्या होता है, और ऊगैमस क्या होता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी बोल रहा है सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर, यानी एग्जाम्पल आपके बताए हुए हैं कौन कौन से होते हैं। मुकोर होता है, राइजोपस होता है, और आपका एल्ब्यूगो होता है। ठीक है, तो मुकोर जो है आपका पहला एग्जाम्पल है, राइजोपस आपका सेकंड एग्जाम्पल है, और एल्ब्यूगो जो है आपका थर्ड एग्जाम्पल होता है। राइजोपस को हम किस नाम से जानते हैं? द ब्रेड माउल्ड, इसको हम बोलते हैं ब्रेड माउल्ड बोलते हैं आपके राइजोपस को। उसके अलावा जो आपका एल्ब्यूगो होता है, इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें यहाँ पर आपको यहाँ बताई हुई हैं कि जो आपका राइजोपस होता है इसको हम ब्रेड माउल्ड के नाम से जानते हैं। जैसे आपको जो ब्रेड होता है ना, उसके ऊपर जो आपका फंगस लगता है उसे हम राइजोपस ही बोलते हैं। और जो आपका एल्ब्यूगो होता है, एल्ब्यूगो जो होता है आपका जो मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड जो आपका होता है उसके ऊपर एक पैरासाइटिक फंगी होता है, उसे हम एल्ब्यूगो बोलते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियर होते हैं, मुकोर, राइजोपस और एल्ब्यूगो हमारे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमें ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर आपको फिगर शो किया है मुकोर का एनसीईआरटी में, ये जो आपका फिगर दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपका फिगर दिख रहा है ये आपका, ठीक है, मुकोर का है। नेक्स्ट जो आपका क्लास आता है फंगस के अंदर आपका होता है एस्कोमासिटीज़। तो एस्कोमासिटीज़ के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलता है, आइए देखते हैं। तो एस्कोमासिटीज़ को एनसीईआरटी बोल रहा है कॉमनली नोन एज सैग फंजाई, इन्हें हम सैग फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एज एस्कोमासिटीज़, ठीक है, आर मोस्टली मल्टी सेलर, ये आपके कैसे होते हैं, आपके पेनिसिलिनियम का एग्जांपल दिया हुआ है, और रेयरली यूनिसेलर। यानी जो आपके एस्कोमाथिडीज़ वाले मेंबर्स होते हैं कैसे होते हैं, आपके मोस्टली मल्टी सेलर होते हैं, जैसा कि एग्जांपल भी दिया हुआ है पेनिसिलियम का, बट ये रेयरली यूनिसेलर होते हैं। और वो आपका कौन सा होता है, ईस्ट होता है। तो इसके बारे में हमने अभी बात भी किया था कि आपका एक ही जो है यूनिसेलर होता है, जो कि आपका ईस्ट होता है, बाकी सारे मल्टी सेलर होते हैं। ईस्ट में आपका नाम दिया हुआ है सैकेरोमाइसी। तो ईस्ट अगर आपने कहीं पढ़ना है तो आपने, अगर सैकेरोमाइसी भी लिखा हुआ है तो आपने ईस्ट को ही समझना है। सैकेरोमाइसी सर्वसाई जो होता है ये आपका ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम होता है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना कि ईस्ट अलग है और सैकेरोमाइसी सर्वसाई अलग होता है। नेक्स्ट आता है दे आर सैप्रोफाइटिक, ये आपके सैप्रोफाइटिक होते हैं, यानी आपके जो है डेड सबस्ट्रेट से आपका ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसको ये फीड करते हैं, उसको ये न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करते हैं। डीकम्पोजर्स होते हैं, यानी आपके जो चीज़ों को गलाते हैं, जो आपके ख़राब चीज़ें होती हैं उसको जो सड़ा देते हैं, ठीक है, जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं उन्हीं में आपके ये भी आते हैं। डीकम्पोजर जो होते हैं उसमें आपके एस्कोमासिटीज़ के भी मेंबर्स आते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आपका बता रहा है ये आपके पैरासाइटिक भी होते हैं। ठीक है, पैरासाइटिक मैंने आपको बताया है कि किसी की होस्ट के ऊपर ये लोग लगे हुए होते हैं। और कॉप्रोफिलक्स, देखो कॉप्रोफिलस जो आपके लिए थोड़ा एक नया वर्ड है। तो कॉप्रोफिलस का सीधा सा मतलब है कि आपका जैसे कहीं गोबर का टीला है, क्या है समझ लेते हैं, जैसे आपका कोई एक गोबर का टीला है तो उसके ऊपर ये लोग क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। उसके ऊपर क्या होता है, ये लोग लगे हुए होते हैं जो आपके एस्कोमासिटीज़ के मेंबर्स होते हैं। तो उन्हीं को बोलते हैं आपके जो स्पेशल प्रकार के जो ये आपके एस्कोमासिटीज़ के मेंबर्स होते हैं जो आपके इस गोबर के ऊपर लगे होते हैं, उन्हें हम कॉप्रोफिलस बिहेवियर ही बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है माइसीलियम के बारे में एनसीईआरटी क्या बता रहा है, उसे हम देखते हैं। तो माइसीलियम जो होता है इनका इस ब्रांच्ड कैसा होता है, ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। और हमने बात किया था जो आपके फर्स्ट मेंबर होते हैं जिनको हम फाइकोमासिटीज़ बोलते हैं, उनके अंदर कैसा होता है, सिनोसाइटिक होता है और एसेप्टेट होता है। जबकि जो आपके एस्कोमासिटीज़ वाले होते हैं इनके अंदर कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल जो स्पोर होता है वो कौन सा होता है, उनका कोनिडिया होता है। क्या होता है, कोनिडिया होता है जो कि प्रोड्यूस्ड होता है एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कार्ड कोनिडियोफोर। तो कोई यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं करना कि कोनिडियोफोर और कोनिडिया में अंतर क्या है। देखो कोनिडिया जो आपका होता है ये आपका एक स्पोर होता है। क्या होता है, आपका एक स्पोर होता है जो कि एक एसेक्सुअल स्पोर होता है। और ये जिस फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं उसे हम बोलते हैं कोनिडियोफोर बोलते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं कि जो आपका एसेक्सुअल स्पोर है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका होता है कोनिडिया होता है। ठीक है, वो आपका कोनिडिया होता है जो कि प्रोड्यूस होता है कहाँ पर, एक्सोजीनियसली। ठीक है, कहाँ पर होता है, एक्सोजिनसली ऑन दी स्पेशल माइसीलियम जिसे हम बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपका बोल रहा है कोनिडिया जो होते हैं ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। जाहिर सी बात है इनमें इनका काम ही है कि ये नए नए माइसीलियम को क्या करेंगे, जर्मिनेट कराएंगे। सेक्सुअल स्पोर्स आर कार्ड एस्कोस्पोर विच आर प्रोड्यूस्ड इंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्की जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, इंडोजिनसली बनता है, जो कि आपका क्या होता है, एस्कोकार्प नाम का फ्रूटिंग बॉडीज़ होता है। तो कोई यहाँ कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना कि जो आपका ये सेक्सुअल स्पोर है कौन सा है, ये आपका होता है ये आपका कौन सा होता है, आपका एस्कोस्पोर होता है। और जो आपके एस्कोस्पोर होते हैं ये कैसे होते हैं, ये आपके इंडोजिनसली फॉर्म होते हैं। और इंडोजिनसली कहाँ फॉर्म होते हैं, आपके एक फ्रूटिंग बॉडी होता है जिसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। ठीक है, तो एस्कोकार्प में यहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया हुआ है कि जो आपका एस्की होता है, एस्की आपका एक प्लूरल होता है जबकि एस्कस जो होता है आपका एक सिंगुलर होता है। ठीक है, जबकि हमें पढ़ने में लगता है कि एस्कस एक प्लूरल होना चाहिए बट एस्कस एक सिंगुलर होता है। नेक्स्ट आता है कि कुछ एग्जाम्पल के बारे में जिक्र किया है यहाँ पर, जैसा कि आपका हो गया एस्परजिलस, ठीक है, क्लाविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा जो आपका होता है वो आपका बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में भी काफ़ी अच्छा इसका यूज़ होता है। तो आपको एग्जाम्पल थोड़े ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपके मोरल्स और ट्रफल्स जो होते हैं ये एडिबल होते हैं यानी खाने योग्य होते हैं और इनको डेलीशियस में भी यूज़ किया जाता है। तो आपको थोड़ा एग्जाम्पल ध्यान रखने होंगे एस्कोमासिटीज़ के कौन कौन से होते हैं, एस्परजिलस होते हैं। एस्परजिलस के अलावा कौन से होते हैं, आपके क्लाविसेप होते हैं, न्यूरोस्पोरा होता है, मोरल्स होता है और आपके ट्रफल्स होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इनके फिगर्स भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। आपको ये फिगर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका फिगर दिखा रहा है ये आपका किसका है, ये आपका एस्परजिलस का है जो कि आपका क्या है, एक एस्कोमासिटीज़ का मेंबर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है बैसिडियोमासिटीज़ जो कि हमारा फंगस में हमारा जो थर्ड क्लास है वो हमारा बैसिडियोमासिटीज़ है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं बैसिडियोमासिटीज़ के बारे में एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। तो बैसिडियोमासिटीज़ के बारे में दिया हुआ है कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बैसिडियोमासिटीज़ आर मशरूम। जो आपका बैसिडियोमासिटीज़ होता है उसको जो बहुत ही कॉमनली जो फॉर्म एक दिया हुआ है वो आपको कौन सा होता है, मशरूम होता है। इसको आप ब्रैकेट फंगाई या फिर पफ बाल के नाम से भी जानते हो। ठीक है, जो आपका बैसिडियोमासिटीज़ होता है उसको आप ब्रैकेट फंगाई या फिर आप पफ बाल के नाम से भी जानते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्स एंड इन लिविंग प्लांट्स बॉडीज एज पैरासाइट्स। एंड जो आपके बैसिडियोमासिटीज़ वाले मेंबर्स होते हैं यहाँ पे कहाँ पे ग्रो करते हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि जो आपके बैसिडियोमासिटीज़ होते हैं आपके सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग्स में ग्रो करते हैं। ठीक है, जो आपके पेड़ होते हैं उन पे ग्रो करते हैं और आपके जो प्लांट्स होते हैं उन पे भी ये ग्रो करते हैं एज ए पैरासाइट। और उसमें आपका एग्जांपल दिया हुआ है रस्ट का और स्मट का। ठीक है,
नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो इनका माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एस्कोमासिटीज जो होते हैं उनका जो माइसीलियम होता है वो भी कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और कैसा होता है, सेप्टेट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं कि जो इनका माइसीलियम होता है ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। उसके अलावा दिया हुआ है कि एसेक्सुअल स्पोर जो होता है वो एब्सेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो इनका एसेक्सुअल स्पोर होता है वो कैसा होता है, नॉट फाउंड होता है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर बताया हुआ है कि जो इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, कि इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। नेक्स्ट बताया हुआ है द सेक्स ऑर्गन्स आर एबसेंट बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन या फिर जीनोटाइप। देखो यहाँ पर जीनोटाइप क्या होता है हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है 12th में, वहाँ पर इसके बारे में लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि फेनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। लेकिन आप यहाँ पर एक कॉमन से समझ लो कि जीनोटाइप का मतलब होता है कुछ जीन में अंतर होगा। क्या होगा, कुछ जीन में इनके अंतर होगा तो उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। में आपका क्या है, डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही बता रहा है कि सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं लेकिन प्लाज्मोगैमी होती है। और आपका जो दो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, जो आपके सोमैटिक सेल्स होते हैं, उनका क्या होता है, फ्यूज़न होता है, जो कि डिफरेंट जीनोटाइप के होते हैं। अब देखो सोमैटिक सेल क्या होती है, हमें इन पे भी कंफ्यूज नहीं होना। सोमैटिक सेल का सीधा मतलब होता है कि जो भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर की जो सेल होती हैं, ठीक है, जो कि उनके जर्म सेल के अलावे होती हैं, उन्हें हम सोमैटिक सेल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकॉरोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बैसिडियम। सिंपल सी चीज़ है यार, ये आपका जो बैसिडियम बन रहा है ये आपका एक फ्रूटिंग बॉडी होता है। क्या होता है, एक फ्रूटिंग बॉडी होता है जिसमें आपके स्पोर्ट्स वगैरह जो होते हैं वो डेवलप करते हैं और इसमें आपका एक डाइकॉर्बोन फेज चलता है। देखो डाइकॉर्बोन फेज कहाँ चलता है, एस्कोमासिटीज में चलता है और बैसिडोमासिटीज में चलता है। इस चीज़ के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। नेक्स्ट आता है केरोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बैसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बैसिडियो स्पोर्स। क्या बोल रहा है, देखो जब भी आपका मियोसिस होता है ना, देखो कंसेप्ट हम लोग 10th चैप्टर में सीखेंगे सेल डिवीज़न वाले में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप अच्छे से समझ लो कि जब भी मियोसिस होगा ना, जब भी आपका क्या होगा, मियोसिस होता है तो मियोसिस से हमेशा कितनी सेल बनती हैं, 4 सेल बनती है। कितनी सेल बनती है, 4 सेल हमेशा ही बनती हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बैसिडियो स्पोर जो होते हैं ये आपके एक्सोजेनसली फॉर्म होते हैं और बैसिडियम पे बनते हैं। और बैसिडियम जो होता है इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, बैसिडिया होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था एस्काई का जो सिंगुलर होता है वो एस्कस होता है, लेकिन बैसिडियम को जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, बैसिडिया होता है। नेक्स्ट आ रहा है बैसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज जिसको हम बोलते हैं बैसिडोकार्प। ठीक है, तो इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है उसे बैसिडियोकार्प बोलते हैं। ठीक है, जो आपका फ्रूटिंग बॉडी है, जो आपके बैसिडो स्पोर्स होते हैं यही अरेंज होते हैं। नेक्स्ट आता है सम कॉमन मेंबर्स जो होते हैं इसके आपके बैसिडोमासिटीज के, वो कौन से होते हैं, तो वो आपके होता है अगैरिकस। कौन होता है, अगैरिकस, जिसको हम मशरूम के नाम से जानते हैं। उसके अलावा कौन सा होता है, ओस्टिलागो होता है जिसको हम स्मट के नाम से जानते हैं। और आपका पक्सीनिया होता है जिसको हम रस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आपके कुछ कॉमन से एग्जाम्पल्स होते हैं। ये देखते हैं कौन से आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में फिगर में। ठीक है, आपका 3 दिया हुआ है, अगैरिकस, ओस्टिलागो और पक्सीनिया। देखिए यहाँ पर आपको जो फिगर दिया हुआ है ये आपका किसका है, ये आपका मशरूम का है। मशरूम का जो आपका नाम होता है वो क्या होता है, आपका अगैरिकस होता है। क्या होता है, अगैरिकस होता है। अब हमारी लास्ट क्लास आती है जो कि फंगस के अंदर है, वो आपकी है ड्यूटीरियोमासिटीज। तो ड्यूटीरियोमासिटीज के बारे में आइए हम बात करते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। तो ड्यूटीरियोमासिटीज जो होते हैं इनको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं, एज इम्परफेक्ट फंगस बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगस आर नोन। तो पहला सवाल तो ये भाई, इनको इम्परफेक्ट फंगस क्यों बोलते हैं, तो इम्परफेक्ट फंगस इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका सेक्सुअल स्टेज जो होता है हमें नहीं पता। इनका सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही हमें पता होता है। नेक्स्ट आता है व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दीज फंगस आर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू डिफरेंट क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। क्या बोल रहा है, पहली चीज़ तो ये इम्परफेक्ट फंगस होते हैं, हमको इनका सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज मालूम होता है। बट इनका जब हम सेक्सुअल फेज जानने की कोशिश करते हैं तो ये डिफरेंट क्लासेस में मूव कर जाते हैं जहाँ से बिलोंग करते होते हैं। इट इज़ आल्सो इम्पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेजेस हैव बीन गिवन वन नेम, ठीक है, एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटीरियोमासिटीज एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर।
ठीक है, देखो सिंपल सी बात बोल रहा है, भले ही थोड़ी लैंग्वेज यहाँ पर हार्ड हो, लेकिन बात इसकी बहुत सिंपल सी है। जब इनका हम एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज की स्टडी करेंगे तो ये आपके जो है ड्यूटेरियोमास्टिस के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जब इनका हम सेक्सुअल स्टेज पढ़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है, तो ये किसी दूसरे क्लास में चले जाएंगे, तो यही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर देगा, ठीक है, कि क्या ही है ये, इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंगस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है लेटर व्हेन द लिंकेज वर established fungi were correctly identified and move out of the deuteriomastitis। तो इसी यहाँ पर बोल रहा है जब इनका लिंकेज अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, और फंगस को अच्छे से क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो ये जो है आपके ड्यूटेरियोमास्टिस से मूव आउट करके किसी दूसरे में चले जाएंगे। वंस परफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल स्टेज ऑफ द मेंबर ऑफ ड्यूटेरियोमास्टिस वाज डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमास्टिस एंड बैसिडोमास्टिस। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि जब इनका जो सेक्सुअल स्टेज है, जब वो पहचाना जाएगा, ठीक है, जब वो क्या पहचाना जाएगा, डिस्कवर किया जाएगा, तो ये एस्कोमास्टिस में, ये कहाँ जाएंगे, ये आपके एस्कोमास्टिस में और आपके बैसिडोमास्टिस में ये मूव कर जाएंगे। द ड्यूटेरियोमास्टिस जो होते हैं रिप्रोड्यूस ओनली बाई ए सेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। तो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान रखनी है कि जो आपके ड्यूटेरियोमास्टिस वाले मेंबर्स होते हैं, ये सिर्फ आपके ए सेक्सुअल ही स्पोर्स से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, जिसे हम कोनिडिया बोलते हैं। द माइसीलियम इज सेप्टेड, देखो माइसीलियम सेप्टेड का सीधा सा मतलब है कि ये आपके कैसे हो गए, ये आपके ए सिनोसाइट होते हैं। आपने सिंपल से ध्यान रखना है कि जो आपके पहले मेंबर थे, जो कि आपका फाइकोमास्टिस थे, वही आपके सिनोसाइटिक होते हैं। उसके अलावा चाहे आपको वो एस्कोमास्टिस हो, चाहे आपके बैसिडोमास्टिस हो, या फिर आपके वो ड्यूटेरियोमास्टिस होते हैं, वो हमेशा ही कैसे होते हैं, हमेशा वो सेप्टेट होते हैं। कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं। इट मीन्स वो ए सिनोसाइटिक होते हैं, यानी उनके बीच में क्रॉस वाल्स पड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट आता है सम मेंबर्स ऑफ सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो आपके होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी छोटी सी बात है, सैप्रोफाइटिक भी होंगे, पैरासाइट होंगे, लेकिन ये डिकम्पोजर्स बहुत सारे होते हैं जो कि आपका मिनरल के रिसाइकलिंग में काम आते हैं। देखो मिनरल रिसाइकलिंग जो हमारा चैप्टर 12 है, मिनरल न्यूट्रिशन वाला, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कैसा क्या होता है, कि अभी घबराना नहीं है, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसा कि आपका एल्टरनेरिया है, कैलेक्टोट्राइकम है और ट्राइकोडर्मा। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि दूसरे पेन से थोड़ा हमें क्लियरली दिख जाए। एल्टरनेरिया, कैलेक्टोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा इसके आपके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, जो आपका ड्यूटेरियोमास्टिस होता है इसके। तो हमारा किंगडम फंगाई जो है बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है, और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आप शेयर करिए। और जो भी आपके छोटे भाई बहन क्लास 8 में है, 9th में, 10th में, 12th में, 11th में, जिस भी क्लास में, आप उनको खूब शेयर करिए। और जो भी चीज़ें आपको वीडियो में पसंद आती हैं आप उसको बता सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।